Hello students, you are most welcome to my YouTube channel Be Like Spoken and Competitive English. Students, this is the third video of this channel in which we are going to learn about some basic grammars. So let us begin our lesson with one sentence. So students, आप हम अपना ये लेसन एक वाक्य से शुरू करते हैं. The grammar is the soul of language. हम इसे क्वाटेट कर देते हैं और समझते हैं इस वाक्य को. द ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज. कहने का मतलब व्याकरण भाषा की आत्मा होती है. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप आधी वीडियो देखकर यह निष्कर्ष मत निकालिएगा कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ग्रामर पढ़ा रहा हूँ. ग्रामर तो कुछ हद तक अपने घर में भी बैठ के पढ़ा जा सकता है, पर मैं बाद में आपको इससे कोरिलेट करूँगा. ये सारी चीज़ें जब मैं आपको टेंस, स्ट्रक्चर और कॉजेटिव टेंस पढ़ाऊँगा उस समय इसका उपयोग होगा, जो कि ये तीन बातें जिसको मैंने आपको बताया ये हमारी मातृभाषा को 100% अनुवाद कर देगी. और आप चाहे अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आए हिंदी या अंग्रेजी के बाइबल पढ़ें, उनको कोई फ़र्क नहीं होगा. तो हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले ग्रामर के एक बेसिक ग्रामर जो है, तो हम उसमें से आप चाहे तो एक हेडिंग में लिख सकते हैं सम बेसिक ग्रामर्स इन इंग्लिश. तो पहले नंबर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर. अगर हम इसे हिंदी व्याकरण की भाषा में बोलें तो इस नंबर को वचन कहा जाता है, परंतु गणित की भाषा में इसे गणित के विद्यार्थी संख्या भी कहते हैं. परंतु हम यहाँ गणित सीखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीखने जा रहे हैं और हम यहाँ वचन के साथ जाएंगे. तो हम देखते हैं हमारी हिंदी में कितने वचन हैं. पहले तो हम देखते हैं तो हिंदी में पाते हैं 2 वचन हैं और एक को कहा जाता है एक वचन और दूसरे को कहा जाता है बहुवचन. एक वचन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर. मैं शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी आप देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ पे. तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर हम समझते हैं. यहाँ पे सिंगुलर अगर हम इसको साधारण भाषा में समझें तो यह है सिंगल, और सिंगल को अगर आप समझें तो दिस इज ओनली वन, सिर्फ एक. और हम उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि बॉय या गर्ल. तो यहाँ पे सिर्फ एक एक संख्या इंगित होती है. अब हम देखते हैं ये बहुवचन. बहुवचन को हम अंग्रेजी व्याकरण में कहते हैं प्लूरल नंबर. और अगर हम इस प्लूरल को समझें, प्लूरल अगर हम सिंगुलर नंबर के लिए हमने अगर सिंगल नाम दिया तो यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है कि हम इसे डबल नहीं कह सकते हैं. ऑब्वियसली आप इसे डबल कह सकते हैं, और डबल कहने से ही क्लियर हो जाता है मोर देन वन. जैसे हम लोग मोटरसाइकिल या साइकिल में जाते हैं तो कहते हैं डबल, और डबल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक से अधिक लोग सवारी किए हैं. तो ये तो रही हमारी नंबर यानी कि वचन, जो हमारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में 2 ही होते हैं. परंतु आपको जानकारी अच्छी सी होगा, यहाँ पे हम बहुत बार संस्कृत की बात भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो हम कोरिलेट करते हैं, सहसंबंध स्थापित करते हैं. और संस्कृत में ये वचन 3 होते हैं, और जो हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. तो ये तो रही आपके लिए नंबर्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी. अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन. अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन हमारा 2 नंबर पे, पर्शन. और ये पोर्शन
जनरली हम इसको व्याकरण की भाषा में हम इसे पुरुष कहते हैं, परंतु आपकी समझ के लिए आप व्यक्ति भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिर है वही चीज़, परंतु व्याकरण की भाषा में से पुरुष कहा गया है। तो हम देखते हैं ये कौन कौन से पुरुष हैं। तो हम आते हैं पहले अंग्रेजी के पर्सन्स के बारे में। पहला, जनरली पर्सन 3 होते हैं और हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसको कि हम लोग हिंदी व्याकरण में उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा, सेकंड पर्सन, जिसको कि हम लोग हिंदी व्याकरण में मध्यम पुरुष कहते हैं। और फिर तीसरा हमारा आता है थर्ड पर्सन, जिसको हम हिंदी व्याकरण में अन्य पुरुष कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इन पर्सन्स के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं। तो हम देखते हैं, अभी अभी आपको मैंने नंबर पढ़ाया और लेते हैं यहाँ पे सिंगुलर नंबर, एक साइड में हम लेते हैं P for plural, that means S stands for singular and P stands for plural. So who are the persons, those who come in singular number? Let us see, as I, जो सिंगुलर में आता है जिसे हम लोग कहते हैं मैं, और इसी को हम लोग जब बहुवचन यानी कि प्लूरल में जाते हैं तो वी बन जाता है, और ये हम अथवा हम लोग। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं केस पढ़ाऊंगा उस समय आपको और इससे विस्तृत जानकारी में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं सेकंड पर्सन के सिंगुलर यानी एक नंबर पे कौन आता है? यू। यू को हम लोग तुम या आप कहते हैं, परंतु यही जब बहुवचन में चले जाता है, यानी कि यू के लिए कोई बहुवचन के लिए कोई स्पेशल शब्द नहीं है, यू को ही लिया जाता है, और बहुवचन में होने के कारण, ये प्लूरल में होने के कारण ये तुम के जगह ये तुम लोग बन जाता है, और आप के जगह आप लोग हो जाता है। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन। इस थर्ड पर्सन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग लेते हैं ही का मतलब होता है वह, और ये हम लोग इसे मेल के लिए यानी कि मास्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग कहते हैं, पुरुष जाति। शी का मतलब युवा होता है, और हम इसे फीमेल के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी व्याकरण में इसको फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। और हम आते हैं इसके बाद इट का मतलब होता है यह, और हम इसे हम न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रयोग करते हैं, और जिसे हम लोग हिंदी व्याकरण में उभयलिंग या नपुंसकलिंग कहते हैं। और इसके अलावा एनी नेम, कोई भी नाम, उदाहरण के स्वरूप हम ले सकते हैं यहाँ पे राम, मोहन, या तो हम किसी कंपनी वगैरह के नाम भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया या तो जैसे द कंपनी, तो यहाँ कंपनी को भी हम सिंगुलर मानेंगे, हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। और हम जब इसके बहुवचन में हम चले जाते हैं तो होता है ये दे, और दे का मतलब होता है वे अथवा वे लोग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये पर्सन क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है और हम सुनते हैं तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन हो जाता है, परंतु जब सेकंड पर्सन बोलने लगता है और फर्स्ट पर्सन सुनता है तो वही सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन बन जाता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? यहाँ पे थर्ड पर्सन हमसे दूर होता है, जिसके बारे में बात किया जा सकता है या कुछ दूर रखे वो कुछ करता है, और उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये पर्सन्स जानना स्पोकन के मुख्य सिलेबस में पहुँचने से पहले क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे इसकी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम पर्सन्स को नहीं पहचानते हैं तब
हमें हेल्पिंग वर्ब उपयोग करने में यानी सहायक क्रिया का उपयोग करने में तकलीफ होती है। और बहुत बार हम लोग सहायक क्रियाओं में गलती कर जाते हैं कि कहाँ हैव लगेगा, हैज लगेगा, एमएजआर कहाँ लगेगा। बहुत सारे ऐसे टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हम उन्हें सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत आपने देखा होगा कि कुछ शिक्षक डायरेक्ट या सीधे टेंस से स्टार्ट करते हैं और ये बेसिक ग्रामर को अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से विद्यार्थी अपने आप में असमंजस में पड़ जाता है। तो इसलिए हम उससे पहले ये बेसिक ग्रामर क्लियर करते हैं, फिर टेंस पोर्शन में आते हैं। अब आते हैं हमारा अगला पोर्शन क्या है। तो हम अगला पोर्शन लेते हैं, हाउ कैन वी स्पीक एंड राइट ग्रामेटिकली करेक्ट। हाउ कैन वी स्पीक एंड राइट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कैसे हम लोग व्याकरण की दृष्टि से सही बोल और लिख सकते हैं। तो बहुत से लोग स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को किनारे करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात पे मत जाइए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, ग्रामर इज़ द सोल ऑफ लैंग्वेज। तो अगर आप अपनी भाषा को दूसरे से अच्छा मानते हैं तो उसका स्टैंडर्ड, उसका मापदंड सिर्फ वही होगा कि आप ग्रामर के साथ चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हिंदी सेंटेंस सीक्वेंस। हिंदी सेंटेंस सीक्वेंस, या इसे हम लोग पैटर्न भी कह सकते हैं। कहने का मतलब, चलिए हम इसे 1 नंबर देते हैं हमारी अपने अध्ययन की सुविधा से। किसके लिए? हिंदी सेंटेंस सीक्वेंस या हिंदी सेंटेंस पैटर्न, हिंदी वाक्य बनाने का क्रम। तो हिंदी वाक्य बनाने का क्या क्रम है? हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हिंदी वाक्य। तो हिंदी वाक्य हमारा शुरुआत कर्ता से होता है, फिर हम आते हैं कर्म, फिर आते हैं क्रिया, फिर अन्य शब्द, और एक पूर्ण विराम तक का वाक्य पूरा हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्ता, जिसका हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहते हैं, और कर्म को ऑब्जेक्ट, क्रिया को वर्ब, और अन्य शब्द को जनरली अदर वर्ड्स। अब हम देखते हैं हिंदी का एक उदाहरण एक वाक्य से। जैसे आप कहते हैं, मैं दूध पीता हूँ या पीती हूँ। तो यहाँ पे ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्ता लिखा है, सब्जेक्ट मैं, तो बराबर अपनी जगह पे है, और दूध अपने आप में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होता है और अपनी जगह पे है, और क्रिया पीने की क्रिया यहाँ पे पीता हूँ या पीती हूँ है। तो ये अपने आप में 100% सही है। अब हम आते हैं इसके दूसरे भाग में, और ये है हमारा इंग्लिश सेंटेंस सीक्वेंस। तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पे आप समय बचाने के लिए पैटर्न में लिख सकते हैं। अंग्रेजी का वाक्य क्रम, तो हम देखते हैं अंग्रेजी का सेंटेंस। अंग्रेजी के सेंटेंस लिखने से पहले हम इसके क्रम को देख लेते हैं, पहले इसके पैटर्न को देख लेते हैं, इसके सीक्वेंस के। अंग्रेजी का वाक्य शुरू कैसे होता है? तो अंग्रेजी का वाक्य का शुरुआत होता है
सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम लेते हैं आखिरी में अदर वर्ड्स या तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट जैसे ऊपर में मैंने लिखा, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ता, और वर्ब को क्रिया, ऑब्जेक्ट को कर्म, और अदर वर्ड्स को अन्य शब्द। अब देख रहे हैं आप दोनों ही पैटर्न्स को आप ध्यान से देखें, हिंदी सेंटेंस सीक्वेंस और यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस सीक्वेंस या इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न्स, दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, पर दूसरे स्टेप में आपने देखा यहाँ कर्म है, जहाँ कि यहाँ वर्ब आ गया, और उसके बाद यहाँ वर्ब आया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप हिंदी वाक्य को आधार मान करके अंग्रेजी के वाक्य को अनुवाद करते हैं तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। जैसे आपने सोचा मुझे आती है अंग्रेजी पहले से ही, मैं को जानता हूँ कि मैं को आई कहते हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने। दूध को मिल्क कहते हैं, और पीना आपको मालूम है ड्रिंक कहते हैं, और इस तरह से हमारा वाक्य बन गया आई मिल्क ड्रिंक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप पहचान लिए होंगे कि एक शराबी की अंग्रेजी जैसा लग रहा है यहाँ पे आई मिल्क ड्रिंक। तो बहुत बार कुछ लोग शराब पी करके आई नो इंग्लिश, आई वाइन ड्रिंक या कुछ भी बोलते हैं इस प्रकार के, एक जस्ट लाइक ए बार्किंग डॉग, भौंकने वाली कुत्ता के समान है यहाँ पे। तो सॉरी, हम इसे गलत करार कर देते हैं और फिर हम ढूंढते हैं कि सही क्या है। फिर जैसे आप देख रहे हैं हमारे अंग्रेजी का वाक्यक्रम कह रहा है कि आप पहले सब्जेक्ट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं। फिर दूसरे स्टेप पे मांग रहा है हमें वर्ब दीजिए, तो हम यहाँ पे लेते हैं ड्रिंक, और तीसरे स्टेप पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट दीजिए, तो हम यहाँ पे इस मिल्क को आगे आखिरी में ले आते हैं और हमारा वाक्य बन जाता है आई ड्रिंक मिल्क। और इस प्रकार से ग्रामर की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज़ 100% करेक्ट, देयर इज नो एनी मिस्टेक। तो ये रही हमारी वाक्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी का। सो स्टूडेंट्स, for today it is enough, so we conclude our lesson here. Thank you very much for watching. See you again in next video. Till then, goodbye to everyone.